जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं प्राचीन भारत के प्रश्नों को, जो किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, जिसका भाग 16वां है। भाग 15 तक नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य, जो लुसेंट बुक से लिया गया है और टॉप स्पीड बुक से लिया गया है, जिसको वन लाइनर के फॉर्म में लिखा गया है, जिससे आपको देखने में, याद करने में आसानी होगा। तो चलिए बिना सिलेक्ट के शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, यानी क्वेश्चन नंबर 429। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का संस्थापक श्रीगुप्त था, जिसका शासनकाल 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक था। अगला है, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? 3री शताब्दी के अंत में हुआ था। ठीक है, गुप्त साम्राज्य का उदय कब हुआ था? 3री शताब्दी के अंत में हुआ था। प्रयाग के निकट कौशाम्बी में हुआ था। अगला प्रश्न है, महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक है, महाराजाधिराज की उपाधि किसने धारण की थी? चंद्रगुप्त प्रथम ने। अगला है, चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। ठीक है, इससे पहले आपको ध्यान में रखना है, श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो घटोत्कच हुआ था। ठीक है, और घटोत्कच का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त प्रथम हुआ। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो समुद्रगुप्त हुआ था। ठीक है, तो चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ? समुद्रगुप्त। ठीक है, जो 335 ईस्वी में बैठा था। अगला है, समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो 12 शासकों को पराजित किया था। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। अगला प्रश्न है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला है, अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने। ठीक है, अश्वमेधकर्ता की उपाधि किसने धारण की थी? समुद्रगुप्त ने धारण की थी। इसकी और उपाधियाँ थी विक्रमांक, कविराज, परम भागवत। ठीक है, जिसमें से कविराज की उपाधि सबसे अधिक प्रचलित है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। कविराज किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला है, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का। ठीक है, समुद्रगुप्त किसका उपासक था? विष्णु का। अगला प्रश्न है, समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। ठीक है, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था, ऐसा अनुमान उसके सिक्कों पर उसे बीना वादन करते हुए दिखाए जाने से लगाया गया है। ठीक है, अगला है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? तो हरिसेन। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। ठीक है, अगला है, इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने की थी? हरिसेन ने। ठीक है, अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। ठीक है, विक्रमादित्य के नाम से चंद्रगुप्त द्वितीय को जाना जाता है। ठीक है, अगला है, फायान किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, फायान किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, यानी विक्रमादित्य के शासनकाल में आया था। अगला प्रश्न है, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ठीक है, नवरत्न किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। ध्यान रखिएगा, कालिदास प्रमुख कवि थे संस्कृत के, धन्वंतरि चिकित्सक थे। ठीक है, ब्राह्महीर खगोल शास्त्री थे। ठीक है, और अमर सिंह भी इनकी ही दरबार में रहते थे। आपको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना है, कालिदास, धन्वंतरि, ब्राह्महीर, ये तीनों को आपको ध्यान में रखना होगा। जो किसके दरबार में रहता था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहता था। अगला है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त। ठीक, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कुमारगुप्त प्रथम, जिसे आप कुमारगुप्त भी कहा जाता है। ठीक है, जिसका अन्य नाम था गोविंदगुप्त। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त प्रथम। अगला है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त। ठीक है, कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन हुआ? स्कंदगुप्त हुआ। अगला प्रश्न है, गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था?
स्कंदगुप्त ने किया था, ठीक है। गिरनार पर्वत पर स्थित सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने किया था? स्कंदगुप्त ने किया था। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल में हुनों ने आक्रमण कर दिया था? स्कंदगुप्त के, ठीक है। किसके शासनकाल में हुनों ने आक्रमण कर दिया था? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों ने आक्रमण कर दिया था। अगला प्रश्न है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? विष्णुगुप्त। अगला प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? तो देश, ठीक है। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई देश था, ठीक है, जिसके शासक को गोपना कहा जाता था, ठीक है। जिसके शासक को क्या कहा जाता था? गोपना कहा जाता था। अगला है, गुप्त शासनकाल में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी को क्या कहा जाता था? तो दंडपाशिक कहा जाता था। अगला प्रश्न है, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, ठीक है। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम थी। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था, ठीक है। ग्राम का प्रशासन ग्राम सभा द्वारा संचालित होता था और ग्राम सभा का मुखिया ग्रामिक कहलाता था एवं अन्य सदस्य महतर कहलाते थे, ठीक है। अन्य सदस्य क्या कहलाते थे? महतर कहलाते थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग होता था? रहट या घंटी यंत्र का, ठीक है। गुप्त काल में सिंचाई के लिए किसका प्रयोग होता था? रहट या घंटी यंत्र का। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था? उज्जैन, ठीक है। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था उज्जैन, ठीक है। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन था। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में जारी हुए थे? गुप्त काल में, ठीक है। सर्वाधिक स्वर्ण सिक्के किस काल में जारी हुए थे? गुप्त काल में। आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, सर्वाधिक स्वर्ण सिक्का बोलेगा तो गुप्त काल में, जबकि शुद्ध स्वर्ण सिक्का बोलेगा तो कुषाण काल में, ठीक है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार कहा जाता था, ठीक है। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहते थे, जबकि चांदी के सिक्कों को रुपया का कहते थे, ठीक है। अगला है, विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? तो सबर जाति के लोग, ठीक है। विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? तो सबर जाति के लोग। अगला प्रश्न है, पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के किस अभिलेख से मिलता है? एरन अभिलेख से मिलता है, ठीक है। पहली बार किसी के सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख से मिलता है। एरन अभिलेख में किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है, ठीक है। एरन अभिलेख में किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी के सती होने का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में वैष्णव धर्म से संबंधित सबसे महत्वपूर्ण अवशेष है? तो देवगढ़ का प्रसिद्ध दशावतार मंदिर, ठीक है, जिसमें भगवान विष्णु की मूर्ति लगी हुई है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम शिव के अर्धनारीश्वर रूप की कल्पना और रचना किस काल में हुई? गुप्त काल में, ठीक है। शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना और कल्पना किस काल में हुई थी? तो गुप्त काल में हुई थी। अगला प्रश्न है, संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग, ठीक है। संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है गुप्त काल को, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आर्यभट्ट, ठीक है। आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत नामक ग्रंथ के लेखक आर्यभट्ट है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली का विकास किसने किया था? आर्यभट्ट ने किए थे, ठीक है। सर्वप्रथम दशमलव प्रणाली का आविष्कार या विकास किसने किया था? तो आर्यभट्ट ने किए थे। अगला प्रश्न है, गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे? बराहमिहिर, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, गुप्त काल के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे? बराहमिहिर थे। अगला प्रश्न है, जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो एग्जाम में कई बार पूछा गया है। प्रश्न है, बृहद संहिता, ठीक है। बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो बराहमिहिर, ठीक है। देखिए,
इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। बृहत संहिता वस्य है और ब्राह्मणमिहिर भी वस्य है, आप इसे ध्यान में रख सकते हैं इस तरह से। तो बृहत संहिता और पद सिद्धांतिका के लेखक कौन है? तो ब्राह्मणमिहिर है। ठीक है, अगला प्रश्न है ब्रह्म सिद्धांत। ठीक है, ब्रह्म सिद्धांत के लेखक कौन है? ब्रह्मगुप्त। ठीक है, इनका नाम पर ही है ब्रह्म सिद्धांत यानी ब्रह्मगुप्त। ठीक है, इस तरह से आप ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में हुआ है। अगला है मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक हैं। अगला प्रश्न है कालिदास की कृति अभिज्ञान शकुंतलम में किसकी प्रेम कहानी है? ठीक है, कालिदास की लिखी गई पुस्तक है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, जिसमें किसकी प्रेम कहानी वर्णित की गई है? तो अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी है। ठीक है, अभिज्ञान शकुंतलम में राजा दुष्यंत एवं शकुंतला की प्रेम कहानी लिखी गई है। ठीक है, अगला है कामसूत्र की रचना किसने की थी? वात्स्यायन ने। ठीक है, कामसूत्र के लेखक कौन है? तो वात्स्यायन है। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है सांख्य कारिका की रचना किसने की थी? ईश्वर कृष्ण। ठीक है, सांख्य कारिका की रचना किसने की थी? ईश्वर कृष्ण ने। अगला प्रश्न है कुमार संभवम। कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास। ठीक है, कुमार संभवम के लेखक कौन है? कालिदास। कालिदास द्वारा और लिखी गई पुस्तक है, इसको आप ध्यान में रखना है। मेघदूत के भी लेखक कौन है? तो कालिदास। मालविकाग्निमित्रम के लेखक भी हैं कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम के भी लेखक है कालिदास। ठीक है, ये सभी पुस्तक संस्कृत भाषा में लिखी गई है। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना भूलिएगा, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।